Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another very important lecture जो कि concern करता है with your optional of political science and international relations. अब बहुत बार जो है हम बच्चों की ये बात सुन रहे होते हैं they have this difficulty in understanding that what optional they should choose. ठीक है, so very often then not एक पहला स्टेप जो होता है is understanding कि क्या आप कुछ टेक्निकल ऑप्शंस देना चाहते हैं या आप सोशल साइंसेज वाले ऑप्शंस देना चाहते हैं. देन सोशल साइंसेज के विद इन आप कौन सा ऑप्शनल ले, राइट? क्या आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, एंथ्रो लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, अब what happens is that students, especially beginners, they want a process कि किस तरह से we go about selecting or choosing the optional that we are supposed to take, right? And we say that this is one of the most important tasks जो कि आप अपनी preparation शुरू करने से पहले करते हैं. Why? Because optional की जर्नी जो है कुछ चंद महीनों की जर्नी नहीं है. It is a rather lengthy relationship, right? साथ ही में ऑप्शनल जो है क्योंकि उसके अंदर दो पेपर्स हैं, एक मेजर चंक ऑफ योर मार्क्स जो है मेंस के आपके ऑप्शनल के साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए आपको एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो कि आपको पता हो कि आपको इन द लॉन्ग टर्म इन योर मेंस जो है फ़ायदा पहुंचाएगा. इट विल बी एडवांटेजियस टू यू एंड इट विल हेल्प यू स्कोर मार्क्स जिसके थ्रू आप क्लियर कर पाए मेंस, साथ ही साथ में जो है एक अच्छा रैंक जो है, एक अच्छी सर्विस जो है वो भी ले पाए. ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस वी ऑफन एंड अप सेइंग दैट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वन शुड डू इज लुक एट द सिलेबस. अगर आपने अभी भी सिलेबस नहीं देखा है, राइट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज PSIR ऑप्शनल हैपन्स टू बी एन ऑप्शनल जिसने बहुत सारे टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं एंड साथ ही साथ में इसका जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट है वो GS के पेपर्स में, एसए में, राइट, हर जगह जो है हमें देखने को मिलता है. तो फॉर एग्जांपल एथिक्स के अंदर एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जॉन रॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब ये डायरेक्टली PSIR के सिलेबस से कंसर्न है, सो यू कैन राइट वेरी गुड आंसर्स देयर. सिमिलरली जो कुछ फिलोसफिकल एसेज आते हैं आपके ऐसे कॉम्पोनेंट में, उनके वेरी ऑफन देन नॉट जो पार्ट्स है, जो कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटिकल साइंस में थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कवर कराया गया होता है. GS2 तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है पॉलिटी में, गवर्नेंस में एंड इवन IR के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है रह सकती है. सिमिलरली अगर हम सोशल इश्यूज़ की भी बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ में भी चाहे वो कास्ट की बात हो गई, रिलीजन की बात हो गई, लैंग्वेज की बात आ गई, रेशियल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स की बात आ गई, इन सब पे जो है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आपकी जो IGP वाला पोर्शन है, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं इन इश्यूज़ के साथ भी डील करते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ दैट यू शुड बी फेमिलियराइजिंग योरसेल्फ विद इज द सिलेबस ऑफ PSIR ऑप्शनल, कि आपको आखिर पता हो दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो कि आप इस ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं. अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, आप हमारी साइट पे जाके sleepyclasses.com वहाँ पे डाउनलोड्स में जाके या फिर PSIR के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेबस देख सकते हैं. राइट, आफ्टर यू हैव व्यूड द सिलेबस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद कि आखिरकार ये टॉपिक्स में बात क्या होती है. टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद those topics you can have a look at our playlist. हमारी एक प्लेलिस्ट है YouTube के ऊपर by the name of Political Science and International Relations, right? ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शन लिया हुआ है, सच एज स्टेट एग्जाम्स, ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है. साथ ही में आपको फेमिलियराइज कर देगी कि अच्छा, अगर मैंने पढ़ा कि आई हैव टू नो अबाउट लिबर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो आखिरकार मोटा मोटा लिबर्टी का आइडिया क्या होता है या कौन से थिंकर्स जो है कवर किए जाते हैं, थिंकर्स के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये सब जो है उस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है. Another very important component that you should look at before deciding on your optional is your previous year questions. उससे आपको क्या आइडिया हो जाता है कि as per the syllabus what kind of questions जो है are put up, कितने डायनामिक है क्वेश्चंस, कितने कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चंस, कितने एप्लीकेशन ओरिएंटेड है क्वेश्चंस, एंड इज इट समथिंग जो कि आप कंफर्टेबली कर पाएंगे विद एडिक्वेट एफर्ट्स. अब ऑब्वियस है ऑप्शनल शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन तो आ नहीं पाएगा अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल न्यू लिबरल स्टेट की क्या थ्योरी है,
तो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर जो क्वेश्चन देखेंगे आपको नहीं पता होगा उसका आंसर, बट एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरह का स्टैटिक क्वेश्चन आया है, या कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, या कोई जो है फैक्चुअल या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आया है, ये आइडिया हो जाता है। एंड यही आइडिया दिलाने के लिए आज हम एक बहुत ही क्विक एंड ब्रीफ एनालिसिस करेंगे ऑफ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 टू 2020। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोसीजर जो कि हम इस वीडियो के अंदर अपनाएंगे, हम पहले वो देख लेते हैं ना। सबसे पहले इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव टू नो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं। PSIR एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर आर सच डाइवर्स रेंजेस जो कि कवर करती हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं PSIR ऑप्शन इतना फायदेमंद साबित होता है इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो मच लाइक अदर ऑप्शंस, यहाँ पे भी पेपर 1 एंड पेपर 2 है, एंड पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी बाइफिकेशंस दी गई है बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसे कि हम उनको बोल सकते हैं। तो पेपर 1 पार्ट 1 जो है, जो पार्ट ए है, दैट इज द मोर स्टैटिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसके बारे में नॉलेज अटेन करना, थोड़ा हार्ड लगता है शुरुआत में बच्चों को, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ दिस पोर्शन इज कि ये बहुत ही स्टैटिक होता है। ये कहना नहीं है कि यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इश्यूज की एग्जाम्पल नहीं डाल सकते, बट फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू लिबरल स्टेट आपको करा दिया, या मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया आपको करा दिया, या महात्मा गांधी और स्वराज आपको करा दिया, तो आपको पता है इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इंक्लूड्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंदर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटो देन टू एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, आगे चलते हुए फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली J.S. मिल को, मार्क्स को, ग्राम्स्की को, अरेंट को, इन सब के थॉट जो हैं हम पढ़ते हैं। देन फ्रॉम थिंकर्स वी मूव टुवर्ड्स द थ्योरी पार्ट, कि कौन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम बहुत बार जो है इन आर डेली लैंग्वेज ऑल्सो, जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों की, या फिर अगर हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, हम ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ऑफन पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी? क्या सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आइडिया एग्जिस्ट करता है, और शुड डेमोक्रेसी गो मच बियॉन्ड इट? ठीक है, आप उसको पार्टिसिपेटरी कैसे बना सकते हैं? सिमिलरली इक्वालिटी का क्या आइडिया है, किस तरह की इक्वालिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं? जस्टिस का क्या आइडिया है? ठीक है, क्या एक ही थ्योरी ऑफ जस्टिस है, क्या एक ही पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहाँ पे हम एंशिएंट इंडियन थॉट एज वेल एज जो कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये हो गया आपका पेपर 1 पार्ट ए और पार्ट 1। इसके बाद आता है पेपर 1 का सेकेंड कॉम्पोनेंट, जिसका डायरेक्ट ओवरलैप होता है आपके GS2 के साथ, राइट? एंड दिस इंक्लूड्स योर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी नहीं है। दिस इज अ मोर एनालिसिस बेस्ड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विच इज लुकिंग एट द वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि ये काम कैसे कर रहा है, इसकी वेरियस इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रही हैं, क्या इनके अंदर जो सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं उनका क्या कहना है, नेशनल मूवमेंट जो थी उसके अंदर क्या वेरियस पर्सपेक्टिव्स थे, राइट? ये सब जो है यहाँ पे कवर कराया जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 का जो पहला कंपोनेंट है उसके अंदर भी काफी ज्यादा थ्योरी का पार्ट है। उसके अंदर हम कवर करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है मोर और लेस काफी थ्योरेटिकल है, जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं से आइडिया ऑफ स्टेट क्या होता है, या व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ कंपेयरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। IR के अंदर दोनों ही थ्योरी का कंपोनेंट है, जहां पे हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स यूज करते हैं इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड के अंदर देयर इज अ रेफ्यूजी क्राइसिस गोइंग ऑन, या फिर अफगानिस्तान का क्राइसिस है, या फिर वॉर चल रही है, राइट? तो क्या रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है विच एम्फेसाइजेस ऑन स्टेटिज्म, विच एम्फेसाइजेस ऑन सेल्फ हेल्प, विच सेज दैट देयर विल ऑलवेज बी अनार्की इन द वर्ल्ड, क्या वो हमें ये सिचुएशन समझाने में जो है हेल्प कर रहा है? या क्या हम लिबरल इंटरडिपेंडेंस फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, या क्या हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये यूज कर सकते हैं? तो डिफरेंट थ्योरीज भी हैं इसके अंदर, पर एट द सेम टाइम जो डायनामिक पार्ट्स ऑफ IR के फॉर एग्जांपल कोई समिट हो गया, ठीक है, ब्रिक्स का समिट हो गया, या UN की कोई ऑनगोइंग जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग या रेजोल्यूशन आ गया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी जो है
आ सकता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज पेपर 2 का पार्ट 2 और पार्ट बी विच डील्स विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। राइट नाउ दिस इज समथिंग विच वी रीड अबाउट इन द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो इंडिया की अगर कोई कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया या कोई बॉर्डर स्कर्मिश हो गई से चाइना के साथ, या फिर इंडिया एंड बांग्लादेश का अगर कोई मुद्दा चल रहा है, या फिर इंडिया एंड भूटान के अंदर कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, या इंडिया अब अफगानिस्तान क्राइसिस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर इजराइल के अंदर जो है से फॉर एग्जाम्पल जेरूसलम के इशू को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है विद पैलेस्टीन, व्हाट शुड इंडिया स्टैंड बी ऑन इट, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के यूजेज के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें जो हैं इस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। राइट नाउ दैट वी आर फेमिलियर विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेपर, हमें ये भी पता होना चाहिए दैट व्हेन वी लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, जहां पे थ्योरी रेड कंपोनेंट ज्यादा होता है वहां पे स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे कई बार बच्चों को डर लगता है, व्हाई? बिकॉज दे सी बिग वर्ड्स। ठीक है, कि अब अगर उन्होंने बोल दिया कि आप हॉब्स का आइडिया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बताइए, या फिर ग्राम्स्की's कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी बताइए, ठीक है, तो आपको शुरू में अगर आपकी फेमिलियरिटी नहीं है विद द ऑप्शनल, आप डर जाएंगे कि ये कैसे कॉन्सेप्ट्स है, ये कैसे वर्ड्स है, तो कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। बट देन यू रियलाइज कि ये जो स्टैटिक कंपोनेंट है, अगर आप इसको मल्टीपल बार रिवाइज करते रहेंगे, अगर आपके पास एक कंसोलिडेटेड सेट ऑफ नोट्स होगा जो कि आपको पता है बस यही चीज़, यही एक किताब जो है अगर मैं रट के चला जाऊँ, मुझे पता है कि वहाँ पे सबका सब जो है मुझे मोर और लेस आ जाएगा। ठीक है, नॉट टू से कि आप बस वहाँ पे रट के जाइए एंड यू वॉमिट एवरीथिंग आउट, नो, इट इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेशन बेस्ड। आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्सेप्ट में क्या चीज इन्वोक करनी है, किस तरह के एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। बट अगर आप थ्योरी के साथ फेमिलियर हैं, आप ये स्टैटिक क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म एंड इसके वेरियस जो कंपोनेंट्स है, आप उसके बारे में बताइए। तो अगर आपको रियलिज्म में आईआर के अंदर अगर आपने रियलिज्म की थ्योरी पढ़ी हुई है, आप वेरियस थिंकर्स को कोट कर सकते हैं। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए जो है एंशिएंट थिंकर्स लाइक थुसिडाइड्स से शुरू करते हुए मॉर्गनथाउ पे आ सकते हैं। फिर आगे चल के किस तरह की डेवलपमेंट हुई है से टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आप होते हैं जो प्योरली डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायनामिक क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से निकल के आए हैं। तो फॉर एग्जांपल पेपर में जैसे कि पूछ लिया दैट राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द 17th NAM समिट। अब ये क्या है? ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड है। ऐसे करंट अफेयर्स हम प्रीलिम्स के लिए भी कई बार पढ़ते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि 17th NAM समिट कहाँ पे हुआ था, आपके वेनेजुएला में हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब PSIR इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। अब इन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के अंदर भी जो है आपको पता होना चाहिए कि समिट कहाँ पे हुआ, क्या इसकी मेन रिकमेंडेशंस निकल के आई, क्या किस तरह के इश्यूज थे जो हमने इनकाउंटर किए, ये सब जो है वहाँ पे मौजूद होता है। पर एट द सेम टाइम अलोंग विद द डायनामिक कंपोनेंट्स, राइट, फॉर एग्जांपल आईआर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट, जीएस की आईआर में। बट हम इसको ऑप्शनल ओरिएंटेड कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको किसी थ्योरी के साथ लिंक करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है, अगर हम नैम की बात करते हैं या नैम के अंदर हम ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ सदर्न स्टेट्स की साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम ऐसे टर्म्स लिख सकते हैं, राइट, टर्म्स लाइक साउथ साउथ कोऑपरेशन, और आइडिया के किस तरह से ये हेल्प कर रहा है in maybe generating interdependence for a greater southern collaboration। तो यहाँ पे हमने एक आईआर की थ्योरी को भी कोट कर दिया। तो इस तरह की चीजों से आप अपने आंसर को ऑप्शनल स्पेसिफिक बना सकते हैं। Now next is very application oriented questions. Application oriented questions are that this is not directly from the theory या फिर directly from a current affairs issue, but इसके अंदर जो है आपको दोनों को मिक्स एंड मैच करके अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टाइम एंड अगेन फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि हाउ रेलिवेंट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अब इन्होंने ये नहीं पूछा दैट व्हाट इज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान और व्हाट इज हैपनिंग विद द तालिबान इन अफगानिस्तान और व्हाट इज इंडियाज रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। नो, इन्होंने क्या बोला है कि आप सूटेबिलिटी बताइए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की इन अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान की सिचुएशन। अब ये क्या है? पहली चीज, यू शुड बी फेमिलियर विद कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एंड सेकेंडली यू शुड बी फेमिलियर विद अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है। फिर आपने क्या करना है? देन कम्स द एप्लीकेशन पार्ट। Then you have to say that because of these reasons, constructivism presents a great perspective to be able to understand
एनालाइज एंड रिजॉल्व द कंडंड्रम दैट अफगानिस्तान फेसेस। या फिर आप एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं कि आपने पूरा कंस्ट्रक्टिविस्ट का पर्सपेक्टिव समझा दिया, फिर आप उसके बारे में कुछ इश्यूज भी बता सकते हैं, दैट व्हाइल कंस्ट्रक्टिविज्म मे एंड अप प्रोवाइडिंग one of the better ways of understanding the problems which are ongoing in Afghanistan, right? It has a limited application because of these reasons. या फिर realism or say game theory might be more adequate perspectives in understanding the Afghanistan situation than the constructivist perspective. तो आप इस तरह की भी जो है एक position ले सकती हैं, as long as you are able to justify your position by quoting adequate examples, by giving adequate theories, right? You should be absolutely fine. Next up and very importantly are interlinkage questions. Interlinkage का क्या मतलब होता है कि for example paper 1 के part A में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया से विद रिगार्ड टू कौटिल्य जिनको हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं, एंड कौटिल्य के अंदर जो है उन्होंने आपको बोल दिया कि आप कौटिल्यज आइडिया ऑफ से ऑफ वेलफेयर स्टेट कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट की एग्जामिनेशन की गई है इन द कौटिल्यन थॉट, आप उसकी बात कीजिए, ठीक है। अब आप कौटिल्य ने क्या बोला था इन टर्म्स ऑफ राजधर्मा या किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश हो सकता है, आप सिर्फ उसका थ्योरेटिकल कंपोनेंट की बात नहीं करोगे, आप एग्जाम्पल दे सकते हो से फ्रॉम द प्रेजेंट फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन स्टेट। तो आप वेरियस स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह से दे आर हेल्पिंग जनरेट अ वेलफेयर स्टेट जो कि मे बी कौटिल्यन पर्सपेक्टिव के साथ ढंग से बैठ सकता है, राइट। तो इस तरह से अक्रॉस पेपर लिंकेजेस जो है करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर एग्जांपल इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये आप रिवर्स भी करके दे सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है अब ज्यादा असर्टिव बनता जा रहा है, इंडिया इज नॉट रेडी टू गिव इन एज फार एज से इट्स अदर असर्टिव एंड बेलिजरेंट नेबर्स आर कंसर्न, यहाँ पे आप कौटिल्य की मंडल थ्योरी के साथ इसको लिंक कर सकते हैं जो कि आपने आईपीटी में पढ़ी थी, बट इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए भी जो है उतनी इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये क्या हो गया, इंटरलिंकेज बेस्ड क्वेश्चन जो है फिर निकल के आ गया। Now very quickly we will be looking at some questions from 2017 to 2020, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस है, क्या ये इंटरलिंकेज बेस्ड क्वेश्चंस है, क्या ये डायनामिक है, क्या ये एप्लीकेशन बेस्ड है, या फिर ये स्टैटिक क्वेश्चन है। Now as far as paper 1 part 1 is concerned, a lot of the questions in this part come from the static module. तो questions like comment on neoliberal theory of state, या फिर कमेंट ऑन इकोफेमिनिज्म, या फिर कमेंट ऑन व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म एंड गिव भिक्खू पारिक्स आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो अगर हमने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने भिक्खू पारिक की थॉट पढ़ी हुई है, हम इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिमिलरली देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक यू नो व्हाट इज लिबर्टी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियाज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन है। आप जो फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड जो बॉडी है कंप्लीटली आउट ऑफ द थ्योरेटिकल एलिमेंट्स लिख सकते हैं, एंड देन बाय गिविंग से एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स आप अपने आंसर को एक हायर नॉच पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एडिक्वेट प्रेपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये थिंकर्स बेस्ड है, थॉट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पे आपको फेमिलियरिटी की जरूरत है, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशनल ब्लॉक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इफ यू डू नॉट नो व्हाट डेमोक्रेसी इज, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इक्वालिटी इज, इफ यू डोंट नो व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी इज, इफ यू डोंट नो व्हाट एरिस्टोटल सेड और व्हाट प्लेटो सेड और व्हाट रॉल्स सेड, तो आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो वेरी नींव है, जो फाउंडेशन है, वो ही जो है ढंग से ले नहीं हो पाया है। तो पहली चीज एडिक्वेट प्रेपरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज मच लाइक एनी अदर ऑप्शनल, थिंकर्स के से नाम याद रखना या वेरियस थ्योरीज के नाम याद रखना बिकम्स डिफिकल्ट। तो आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड रिविजन की जरूरत होती है टू बिकम एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द पेपर। एंड अगर इस सेक्शन के अंदर आपकी एक बार स्ट्रेंथ बन गई, एक बार आपको नॉलेज आ गई, तो आपको यहाँ पे कोई गुड स्कोर लाने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम सम स्टैटिक क्वेश्चंस जिनके मैंने एग्जांपल्स दिए, कई बार बहुत ही ज्यादा इंटरलिंकेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है आ जाते हैं इस कॉम्पोनेंट के अंदर। ना फॉर एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ये स्टेटमेंट दे गए और आपको कमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्वियसली एरिस्टोटल का क्या आइडिया था ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। एरिस्टोटल का जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी था विच वाज बेस्ड ऑन अ मोर, हम क्या बात करते हैं कि जब एरिस्टोटल बात कर रहे होते इक्वालिटी की, ये एक प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के आइडिया को
आगे रखते हैं, wherein equals should be treated equally and unequals should be treated unequally. and जहाँ पे भी एक sense of inequality आ गई, exist करने लग गई, right, people will be unhappy, and when people are unhappy revolutions are bound to happen. तो जब आपने एरिस्टोटल की पहली पूरी उसकी थ्योरी ऑन इक्वालिटी समझा दी, अब आप इसके अंदर इंटरलिंकेज कैसे कर सकते हैं? इसके साथ आप इंटरलिंकेज कर सकते हैं से प्रेजेंट ऑन गोइंग इशूज के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट जैसे कि यूएसए में हुई थी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट क्यों हुई थी? क्योंकि एक जगह तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैड हिट the middle class and the lower middle class in the USA because of the 2008 crisis, but वहीं on the other hand आपके जो big investment bankers थे, आपके जो बड़े बड़े financial players थे, they were still reaping benefits. and इसी तरह की बात थॉमस पिकेटी भी करते हैं जब वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं आप टाइम एंड अगेन कोट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं से अरब स्प्रिंग की, अरब स्प्रिंग का आइडिया भी क्यों आया? बिकॉज इन पावर देयर वाज ग्रोस इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीरिया की बात करते हैं, सीरिया में क्या था कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो एक बहुत ही ऑथोरिटेरियन रूलर जो है बशार, उनके पास जो है पावर कैप्चर थी, वेरस जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी इन पॉलिटिक्स और इन एनी सब्सटैंटिव पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है। तो अब ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के कारण वहां पे भी एक रेवोल्यूशनरी क्लाइमेट जो आ गया। इनफैक्ट दिस इज एग्जैक्टली हाउ द अरब स्प्रिंग ओनली केम अबाउट। तो इस तरह से आप एक एरिस्टोटल की स्टेटमेंट जो कि कितने हजारों साल पहले दी गई है उसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ लिंक करके अपने आंसर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज ऑल्सो, जहां पे पूछा गया था, एनालाइज जॉन रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव गोल्स ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे कई बार बच्चे क्या कर देंगे, सीधा उनकी जस्टिस की थ्योरी जो है बस लिखाएंगे। क्या ये पूछा गया है कि आप बताइए क्या है उनकी जस्टिस की थ्योरी? नहीं। यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने बोला है कि आप बताइए कि वो डिस्क्रिमिनेशन की एग्जिस्टेंस को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ताकि गोल्स ऑफ जस्टिस अचीव हो सके। तो इसके अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह से जॉन रॉल्स ने दो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है, आपके जस्टिस के अंदर। एंड उन दो प्रिंसिपल्स के अंदर भी जो सेकंड प्रिंसिपल है उसका एक कंपोनेंट क्या है? द डिफरेंस प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ उस टाइम पे उसका उल्लंघन किया जा सकता है अगर वो द वीकेस्ट लिंक इन द सोसाइटी को किसी तरह से उनकी सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को बेटर करे, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम इंटरलिंकेज कर सकते हैं इस थ्योरी के क्वेश्चन का विद से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विद व्हाट? विद अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक थ्योरी के क्वेश्चन को आपने कितना रेलिवेंट बना दिया और इंटरलिंक कर दिया विद अनदर पेपर ऑल्सो, विद अनदर कंपोनेंट ऑफ द पेपर ऑल्सो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो इन दिस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा होगा, मार्क्सिज्म के वेरियस स्कूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है मार्क्सिज्म की, ये मार्क्सिज्म आज भी क्यों रेलेवेंट है, ठीक है। अब ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा जो है बोलबाला हो गया था कि एंड ऑफ थ्योरी हो गया है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, ठीक है, एक एंड ऑफ हिस्ट्री आ गया है। फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला था दैट विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन नाउ मार्क्सिज्म इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, इट इज द लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट ऑर्डर व्हिच हैज अचीव्ड विक्ट्री। तो अब हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म की कैसे बात करेंगे? हम इसकी बात करेंगे बाय साइटिंग कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने थ्योरी में ही पढ़ा हुआ है, जब हमसे ह्यूरेन हेबरमास की बात करते हैं, जब हम लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी एक साथ जब चलती है तो एक ये बहुत ही जो है आयरनी की बात है दैट ऑन वन हैंड डेमोक्रेसी के अंदर आप वोट्स ले रहे हैं फ्रॉम द मासेस हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, ये कह के कि हम आपका भला करेंगे, पर एट द सेम टाइम हम क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट का क्या व्यू है दैट इनहेरेंटली जो स्टेट है वो ड्रिवन है बाय दोज हु आर रिच। तो एक ये जो एक आयरनी, एक जो ये बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म इन द लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो काफी स्कॉलर्स बोलते हैं कि एक आसान रिलेशनशिप नहीं होगा एंड फ्यूचर में जाके जो है लेजिटिमेशन क्राइसिस
चॉइसेस आएंगे ही आएंगे। एंड हम कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स कि किस तरह से हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। तो पहली बात जो मैंने की थी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में पिकेटी को कोट किया था, अभी भी आप पिकेटी को कोट कर सकते हैं। वेरियस मूवमेंट्स जो चल रही हैं आप उनको भी कोट कर सकते हैं। देन आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से while right wing politics are also getting popular, but on the other hand there has also been a resurgence in left movements as people become more and more aware of the existing inequalities in the world, right? तो एक तरह से जो backlash face किया जा रहा है by all these FANG group of industries, right? जो ये Facebook, Apple, Google, इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं एंड इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, राइट, उनके अगेंस्ट जो आवाज उठाई जा रही है वो भी जो है एक कंटेम्प्रेरी रूप ऑफ लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी फेस ऑफ मार्क्सिज्म जो है बन के आ सकता है। ठीक है, तो ये वेरियस एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये कब निकल के आ सकते हैं? अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इफ यू आर फेमिलियर विद द इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, इसके अंदर ऑफन आपको यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्पेंड अ मिनट और टू डिवाइसिंग अ स्ट्रक्चर, हैविंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, थिंकिंग ऑफ इवेंट्स व्हिच यू कैन कोट हियर एंड देन स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन एंड नॉट बिफोर दैट। लास्ट क्वेश्चन जो है इनफैक्ट एक एग्जाम्पल देता है फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहां पे बहुत ही रिसेंटली 2020 में क्वेश्चन आया था कि आप कमेंट कीजिए ऑन अंबेडकर्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैड बिकम दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक तरह से वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जजमेंट्स में कोट किया जा रहा था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया जब ये ऑन गोइंग चेंजेस हो रहे थे, इतनी सारी जो है मूवमेंट चल रही हैं इंडिया में, चाहे वो पहले सिटीजनशिप एक्ट को लेके हो, फार्मर्स मूवमेंट हो, तो उन सबको के चलते हुए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था एंड अंबेडकर के क्या आइडियाज थे ऑन इट। इनफैक्ट वेरियस एडिटोरियल्स भी आए थे इन न्यूज़पेपर्स बाय प्रताप भानु मेहता, बाय गौतम भाटिया, विच डिस्कस दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एक चीज जो कि कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में रेलेवेंट थी, अब उसको हमने ये थ्योरी कंपोनेंट के अंदर क्वेश्चन जो है पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। अब पेपर 1 पार्ट 2 जो है, जो कि डील करता है विद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। हियर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछने वाला कोई कि आर्टिकल 14 में क्या है, राइट, या फिर आर्टिकल 131 किसके साथ डील करता है, नहीं, राइट। हियर यू हैव टू गो, दिस इज नॉट लक्ष्मीकांत पॉलिटी, दिस इज एनालिटिकल पॉलिटिक्स and analyzing the working of the Indian government, analyzing the working of the political system, analyzing what are the flaws in the system and how it can be bettered। ठीक है, बात करना सोशल मूवमेंट्स की, उनके अंदर एग्जाम्पल देना, से रीजनलिज्म के इशू की या कास्ट के इशू की या रिलीजियस पॉलिटिक्स की या चेंजिंग पार्टी सिस्टम की, तो बहुत ही जो है एक एनालिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ IGP जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ के लिए आपको दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट, एंड सेकेंडली करंट अफेयर्स बेस्ड एनालिसिस। अगर ये दोनों का एक गुड बैलेंस हुआ, दैट देन यू एंड अप स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल जैसे कि आपको शो कर देती हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आ गया ना ऑन जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, जुडिशियल ओवररीच के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि ओवररीच क्या है एंड एक्टिविज्म क्या है। सो द क्वेश्चन सेज व्हेन इज इट दैट जुडिशियल एक्टिविज्म टर्न्स इनटू जुडिशियल ओवररीच, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। तो पहली चीज तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, सेकेंडली जुडिशियल ओवररीच क्या है, एंड व्हाट इज दिस थिन लाइन व्हिच सेपरेट्स एक्टिविज्म फ्रॉम overreach, and next how you will substantiate your answer by quoting relevant examples। so say सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आ गई with respect to जो हुआ था ऑफ क्लोजर ऑफ लिकर शॉप्स ऑन हाईवेज, या फिर when the judiciary talks about say कुछ लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कि हमें ये रूल्स जो है अप्लाई करने हैं या नहीं करने हैं, या फिर रिलीजन के अंदर जब वो इंटरफेयर करते हैं, जो रिलीजियस लॉज हैं या कस्टम्स है, इज दैट एक्टिविज्म और इज दैट ओवररीच। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आप इन आइडियाज को ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इलस्ट्रेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड वाज राइट टू प्रिवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। नाउ दिस क्वेश्चन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द पुट्टास्वामी जजमेंट। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, हमें पता है पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू लाइफ के अंडर जो है राइट टू प्रिवेसी अब इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन क्या आपको बोलता है, ये नहीं पूछ रहा कि अब आर्टिकल 21 के अंदर अब राइट टू लाइफ आएगा, ये बोल रहा है कि आप बताइए किस तरह से राइट टू प्रिवेसी राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। एंड इनफैक्ट पुट्टास्वामी जजमेंट में ही बहुत सारे जो है इसके आंसर्स लाई करते थे कि राइट टू प्रिवेसी जो है किस तरह से कि आप जैसा एक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उससे लिंक्ड है। हाउ?
फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात की थी पुट्टस्वामी जजमेंट ने, ठीक है, इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी की बात की थी, राइट, कि मेरा पर्सनल डेटा किसके साथ शेयर हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा ये मुझे पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव टू राइट ये सबसे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इन अ मोमेंट ऑफ एक्टिविज्म ये कहा हुआ है दैट राइट टू लाइफ इज नॉट नैरोली डिफाइंड वेर इन वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग एज एन एनिमल, बट इट एक्चुअली मीन्स अ लाइफ वेल लिव्ड, ठीक है, अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, अ लाइफ ऑफ लिबर्टी, एंड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड लिबर्टी रिक्वायर्स राइट टू प्रिवेसी इन मॉडर्न डे सोसाइटी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है ओमनी प्रेजेंट है, सोशल मीडिया जो है ओमनी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपने डिग्निटी, लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी यूज कर लिया, पर एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स के अंदर एक जो पुट्टस्वामी जजमेंट आ रही थी एंड उसके जो वेरियस रिकमेंडेशंस थे विद रिगार्ड टू राइट टू प्रिवेसी, उसकी भी आपने बात कर ली, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर आप और भी चीजें कोट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो वेरियस कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन है उनकी रिकमेंडेशंस की आप बात कर सकते हैं, एंड किस तरह से राइट टू प्रिवेसी को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है टू गिव कंप्लीट मीनिंग टू राइट टू लाइफ, ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर एक बहुत ही करंट बेस्ड क्वेश्चन जो आया था, इंडिया में अब लेटरल एंट्री, ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री शुरू हुई, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आया क्या था कि आप बताइए आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट लेटरल एंट्री, ठीक है। कि अब आपने ये नहीं बताना कि लेटरल एंट्री क्या होती है या कौन से लेवल पे हो रही, नहीं, आपने बताना है कि क्या ये एक अच्छी चीज है, इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इज दिस अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन एनालिसिस बेस्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार बच्चे जो है दे एंड अप गेटिंग वेरी स्कैर्ड। क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया वाज परहैप्स द सिंगल अपर मोस्ट फैक्टर इन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। आपने ये आइडिया डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसको आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्या ये सच्ची में ट्रू है, ठीक है। Was the unity and integrity of India the most important thing in the minds of the constitution makers? तो it was. A number of scholars of Indian Constitution, Granville Austin, Morris Jones, a number of people have actually commented on it. Why? अब historical background की बात कर सकते हैं कि इंडिया ने at independence क्या witness किया था, पार्टीशन विटनेस की थी। देन इट हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ऑल्सो गेटिंग सर्टन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर को लेके ये सारे इश्यूज थे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली इवन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएटली आफ्टर इट इंडिया वॉज फेसिंग अ नंबर ऑफ सेसेशनिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, चाहे वो नक्सलिज्म का इशू था, तो बहुत सारे जो है ये चीजें चल रही थी। सो टू एक्चुअली इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट एंड अप गेटिंग पार्टीशन्ड अगेन एंड टू इंश्योर दैट इंडिया जो कि अब एक न्यूली एक नई नेसेंट कंट्री है, अभी एक इन्फेंट कंट्री है, दैट इट इज एबल टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हैपन टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। रीजंस क्या थे ये आ गया। अब नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्ट करना है कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को सबसे इंपॉर्टेंट कराया। तो बहुत सारे आप चीजें कोट कर सकते हैं। आप आर्टिकल 1 कोट कर सकते हैं जहां पे डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ फेडरल सिस्टम, इंडिया को क्या बुलाया गया है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, जो कि क्या बात करता है दैट इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। देन आप बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स 2 and 3 की, जहां पे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑफ एडमिटिंग न्यू स्टेट्स, राइट, और इस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एरिया और ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, राइट। तो किस तरह से यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पे अगेन एम्फेसिस है। देन आप इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। सो नेशनल इमरजेंसी हो गई या फिर इवन 356 आपका प्रेसिडेंट्स रूल हो गया कि कहीं पे भी अगर कोई भी इंक्लिंग होती है दैट अ सर्टेन स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड और देयर इज अ एनी काइंड ऑफ जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शंस नहीं फॉलो कर रहा, तो आप जो है ये प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक यूनाइटेड ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं जाके सर्व करते हैं स्टेट पे, ताकि एक इंटेग्रिटी एंड यूनिटी जो है अक्रॉस द कंट्री वो बनी रहे। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स अब कॉन्स्टिट्यूशन से कोट कर सकते हैं टू प्रूव दैट येस यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। एंड इन कंक्लूजन आप ये भी लिख सकते हैं दैट व्हाइल इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट वाजंट द ओनली फैक्टर।
factor, right? They were also concentrating on ensuring civil and political rights to people. They were also ensuring that किसी भी तरह की जो social and political inequalities हैं वो खत्म हो सके, right? तो इस तरह से आप एक well rounded आंसर जो है बना सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, अभी कितना करंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्या था क्वेश्चन ये? हैज द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टिल्टेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स? गिव योर आर्ग्यूमेंट्स. तो हम आज भी बात करते हैं दैट सडनली द ऑफिस ऑफ द पीएमओ, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? आज के डे एंड एज में भी हम बात कर रहे हैं दैट हाउ इंडिया जो है, हम एक और जो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है दैट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स, या फिर इंडिया में जो है बहुत ही प्रेसिडेंशियलाइज हो गया है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पे पीएम जो है एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गई है कि पीएमओ के परमिशन के बिना उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी काम नहीं कर सकते, राइट? साथ ही साथ में हाउ द एग्जीक्यूटिव हैज नाउ कम टू ओवरशैडो द अदर टू डोमेन्स. ठीक है, कैसे? अब कैसे टिल्ट हो गया टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव? आप बात कर सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट की, या द डिक्लाइन इन द डिबेट में, डिबेट का जो टाइम यूटिलाइज होता है पार्लियामेंट में, आप उसकी बात कर सकते हैं, या रक्स इन द पार्लियामेंट में आप बात कर सकते हैं, या इवन जुडिशरी के अंदर जो है जुडिशरी की पावर्स जो है कर्ब हो गई हैं, या उनके विंग्स क्लिप हो गए हैं इन द फेस ऑफ एन ओवर पावरफुल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो आप प्रो द स्टेटमेंट भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. अगर आपको लगता है ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, दैट स्टिल द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज वेल इन प्लेस एंड एग्जीक्यूटिव इज वेल बैलेंस्ड बाय a good smooth functioning parliament or an oversight keeping judiciary, right? and अभी भी ये टिल्ट नहीं आया है, आप उसके रिगार्डिंग भी जस्टिफिकेशन के अंदर जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं. द पॉइंट इज कि जो भी आप साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट लेते हैं, यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट गुड आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर पॉइंट. ठीक है, तो इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ें चर्चा में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आया था कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पास गवर्नर से भी ज़्यादा पावर होती है? अब ये क्यों क्वेश्चन आया था? बिकॉज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस इन दिल्ली. ठीक है, जहाँ पे दिल्ली के अंदर अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, wherein now after an amendment act it is the lieutenant governor of Delhi who's being treated as the government in Delhi rather than the prime minister and his council of ministers. ठीक है, नेक्स्ट आप पेपर 2 पार्ट 1 जो है, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने की जरूरत होती है बिटवीन थ्योरी एंड डायनामिक इश्यूज, राइट? व्हाई? बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो थ्योरी तो यहाँ पे है ही है, बट साथ ही साथ में अ नंबर ऑफ ऑनगोइंग इवेंट्स जो है उनके अंदर, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी एग्जाम्पल्स आप कोट कर पाए एंड इंटरलिंकेजेस ड्रॉ कर पाए अक्रॉस पेपर्स ऑल्सो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हाउ बिग अ रोल डज आइडेंटिटी प्ले इन डिटर्मिनिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज? डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. अब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर लेते हैं. इन्होंने क्या बोला है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये कितनी इंपॉर्टेंट है एज फार एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज कंसर्न. तो आप इनफैक्ट इंडिया का एग्जाम्पल ही लेके न्यूमरस चीजें कोट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, से रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में आप बात कर सकते हैं, कास्ट आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं, रेशियल आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट आइडेंटिटी के लेवल्स आप आइडेंटिफाई करके देन यू कैन कोट एग्जाम्पल्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ आइडेंटिटी रिमेन्स और डज नॉट रिमेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. से सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने कास्ट की बात कर ली. ठीक है, से श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में आपने श्रीलंका या म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में आपने रेस की बात कर ली. तो श्रीलंका में द सिन्हाला वर्सेस तमिल इशू, या फिर म्यांमार में इवन ऑंग सान सू की हैड टू अपीज टू द मेजॉरिटी म्यांमारीज, बर्मीज, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, एंड एक तरह से उन्होंने भी रोहिंग्यास को सपोर्ट नहीं किया. वाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्टिल बीइंग ड्रिवन बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कोट करके आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ बहुत ही डायरेक्ट करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जैसे कि 17th NAM समिट इन वेनेजुएला. अगर आपको पता ही नहीं है 17th NAM समिट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके मेन इश्यूज थे, क्या मेन प्रोग्राम्स थे, तो आप ये आंसर भी जो है इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है. ठीक है, जहां पे बस आपको पता होना चाहिए कि सबमिट हुआ था, क्या उसकी मेन रिकमेंडेशंस थी. हाउ डू यू बेटर योर आंसर? बाय ड्रॉइंग इंटरलिंकेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव चीज़ों की बात कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, सम
एक तरह से बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्रुपिंग्स, राइट, सम गेम की आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसके बैलेंस ऑफ पावर। अब डायरेक्टली पूछ लिया कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ठीक है, तो आपने बताना है कि बैलेंस ऑफ पावर कैसे लिंक्ड है, क्या हम रियलिज्म में इसके बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पावर हमको कब देखने को मिलता है, राइट, बैलेंस ऑफ पावर कब एग्जिस्ट किया था, ठीक है, क्या बैलेंस ऑफ पावर सिर्फ से कोल्ड वॉर के टाइम था या उससे पहले भी वेरियस बैलेंसिंग एक्ट्स देखी गई हैं, देन क्या सिर्फ ये ग्लोबल लेवल पे होता है या रीजन लेवल्स पे भी होता है, एंड देन व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। तो ये रादर एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपको थ्योरी में कवर करा दिया जाता है व्हेन वी आर कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट आप अगेन अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, राइट, ये क्या था कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात कीजिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो है इशू आया था, राइट, देन कैम्ब्रिज एनालिटिका से पहले भी विकीलीक्स, राइट, इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंटली कि आइडिया के फेसबुक और बहुत सारी गूगल एक्सेट्रा के लिए जो है कमिटी बैठाई गई, नॉट जस्ट इन द यूएस बट इवन इन इंडिया, राइट। देयर वाज अ ह्यूज एक तरह से प्रोब इनटू कि ये सोशल मीडिया डेटा गैदरिंग के थ्रू जो है किस तरह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट ला सकती है या किस तरह से जो है लोगों के माइंडसेट्स को बदल सकती है, एंड कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन द फेस ऑफ सच ओमनी प्रेजेंट ओवरवेलमिंग सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो इसको अब उन्होंने किससे लिंक कर दिया, ह्यूमन राइट्स से। तो रिमेंबर हमने आईजीपी में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ किया था। राइट टू लाइफ फॉर एग्जांपल इज अ ह्यूमन आपका राइट। तो अब ह्यूमन राइट के अंदर भी इन दिस टेक्नोलॉजिकल 21st सेंचुरी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कितना एग्जाम्पल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप ईयू के अंदर जो उनका जीडीपी जो उनका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है आप उसकी बात कर सकते हैं, इंडिया के अंदर जो पुट्टस्वामी जजमेंट है आप उसकी बात कर सकते हैं, यूएस के अंदर बिठाई गई जो कमिटी है सेनेट की आप उसकी बात कर सकते हैं, एंड इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एक इंपॉर्टेंस दर्शा सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट्स होती जा रही है। ह्यूमन राइट्स आर नो लॉन्गर से जो है सिर्फ ये सिविल या पॉलिटिकल राइट्स तक सीमित नहीं है, ये आज जो है नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट इवन सोशल राइट्स को जो है इनकम्पस करते हैं। एंड इन द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऐसी प्रिवेसी ओरिएंटेड राइट्स हमारी लिबर्टी के लिए कितनी जरूरी है उसको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट अप इज द पेपर 2 पार्ट 2 जो कि बेसिकली आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ डील करता है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स एंड अप आस्किंग कि मैम हम कौन सी बुक्स पढ़े कि अब तो इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, शशि थरूर की एक बुक आ गई, शिव शंकर मेनन की बुक है, जयशंकर की बुक है, अनन्या पांडे की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं कि व्हाट अनन्या बाजपेयी की बुक है, कौन कौन सी जो है हम ये बुक्स पढ़ें। द पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स कैन ओनली फेमिलियराइज विद यू विद सर्टेन ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए जिसको आप एज अ बेस यूज कर लीजिए, ठीक है, यूज दैट एज अ बेस, जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं एंड जो एक्चुअल इंक्लूजन है दैट शुड कम फ्रॉम योर रीडिंग्स ऑफ व्हाट डेली एडिटोरियल्स पढ़े। सो पीपल लाइक से श्याम सरन राइट, सी राजा मोहन जो है लिखते हैं, राइट, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं ये लिखते हैं। सो हाइसनी हाइदर के जो है बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उनकी एक जो है पूरा एक तरह से पॉडकास्ट आता है, आप उसको सुनिए। द बिग पिक्चर ऑन राज्यसभा टीवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दिस रिगार्ड, राइट। सिमिलरली ORF के ऊपर, इट्सा के ऊपर, विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन के ऊपर, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनके साथ आपको फेमिलियराइज होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सारे करंट अफेयर्स और सारे स्कॉलर्स के साथ कैच अप करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई कोर्सेज लाइक आवर्स आर प्रोवाइडेड, ताकि आपको ये काम ना करना पड़े और हम आपके लिए ये कर दें, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट आया था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप जो है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जरूरी है कि हम इसको रिवाइज करें विद मोर pragmatic and realistic obligations and responsibilities, ठीक है। तो भूटान जो है, भूटान has been an all weather friend of India and डोकलाम इशू में भी हमने देखा था that how Bhutan stood in unity, in solidarity with India. However, it's not
लाइक कि इंडिया एंड भूटान का जो रिलेशनशिप है हमेशा ही प्रॉब्लम फ्री रहा है। इनफैक्ट भूटान के अंदर जो भूटानीज पॉपुलेशन है दे हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड टू फील दैट इंडिया एक बिग ब्रदर जैसी ट्रीटमेंट करने लग गया है, क्योंकि भूटान हमेशा से एक प्रोटेक्टोरेट टाइप रहा है इंडिया का। सो नाउ देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द यंग भूटानीज पॉपुलेशन दैट इंडिया रादर देन ट्रीटिंग भूटान एज अ यंगर ब्रदर शुड ट्रीट इट एज एन इक्वल पार्टनर। ठीक है, तो क्या इसके अंदर स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्यों ये इशू आया, इन सब की बातचीत करना जरूरी होती है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक जो थोड़ा सा स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी उससे रिलेटेड है, बट अगेन इसको आप कैसे कंटेम्प्रेरी उससे रेलेवेंट बना सकते हैं। ये कहता है इंडिया इज ऑफन सेड टू हैव अ रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर, डिस्कस। अब बच्चे कई बार यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो कहते हैं कि अरे इंडिया का तो कल्चर क्या है, इंडिया के अंदर तो हमेशा ही हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, धर्म की बात करें, तो इनफैक्ट इंडिया में अभी रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर कहाँ से आ गया। आप यहाँ पे इनफैक्ट बात कर सकते हैं जयशंकर का जो किताब थी दी इंडिया वे, दी इंडिया वे, जिसमें वो कहते हैं कि अब इंडिया जब फॉरेन पॉलिसी के स्टेज पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स के स्टेज पे एज अ ह्यूज एज अ कंट्री ऑफ इंपॉर्टेंस एमर्ज होना चाहता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इनकलकेट सर्टन लर्निंग्स फ्रॉम इंडियाज कल्चर एंड इंडियाज लिटरेचर। सो ही गिव्स एग्जाम्पल्स, कौटिल्य नीति सार तो है ही है इंपॉर्टेंट, बट से महाभारत और भगवत गीता कैसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पे वेरियस जो टेक्स्ट हैं से सदर्न इंडिया से भी उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जयशंकर की पूरी किताब पढ़ी हो। इनफैक्ट अ गुड थिंग टू गो अबाउट इज कि यही जो साइट्स है, फॉर एग्जाम्पल ORF एक्सेट्रा, इन पे रिव्यूज आते हैं इन बुक्स के, उन्हीं रिव्यूज के अंदर जो है आपको पूरा आंसर मिल सकता है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। Then again another very relevant, very contemporary question was कि how is India responding to the idea of Indo-Pacific? राइट, अब इंडो पैसिफिक क्या एक जियोपॉलिटिकल रीजन है विच कंप्राइजेस ऑफ इंडियन ओशन एज वेल एज आपका जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का रीजन है, राइट, जिसके अंदर आपका एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ये सब यहाँ पे कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं से बेलिजरेंट चाइना की, ठीक है, उनका जो BRI इनिशिएटिव है उसकी बात कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। सो इंडिया एज अ पार्ट ऑफ क्वाड, इंडिया इज ट्राइंग टू इंक्रीज its relationship and deepen its contacts and relationship with the rest of Southeast Asian countries. India trying to counter China's might in this region. ठीक है, इन सब के ऊपर जो है बातचीत की जा सकती है। इंडिया के वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, वेरियस जो कुछ वो स्टेप्स उठा रहे हैं, या वेरियस जो एक तरह से वो रिलेशनशिप्स बना रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, चाहे वो जापान हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो क्वाड हो, इन सब की एग्जाम्पल्स देख के हम बात कर सकते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है टू द इंडो पैसिफिक। लास्ट क्वेश्चन अगेन वाज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, जिसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो कि कहता है इम्पैक्ट एनालाइज कीजिए ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड ऑल्सो, राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि फरक्का बराज या फिर तीस्ता का जो इशू है, तो इंडिया बांग्लादेश के लिए ये हाइड्रोपॉलिटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद चेंजिंग क्लाइमेट एंड द वल्नरेबिलिटी एंड वाटर स्कार्सिटी दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज में एंड अप फेसिंग, राइट। तो इनफैक्ट यू कैन गो हैव अ लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो, जो कि डिस्कस की गई है। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि कितने कंटेम्प्रेरी, कितने करंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनके अंदर हम डिफरेंट जो है थ्योरीज को ड्रॉ इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश में अगर लड़ाई होती है, फॉर एग्जांपल अगर तीस्ता रिजॉल्व नहीं हो रहा है, व्हाई? बिकॉज इट इज द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव एट प्ले वेयर एवरी कंट्री वांट्स सेल्फ हेल्प। बट वही ऑन दी अदर हैंड अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं, अगर इन द लॉन्ग टर्म हम अपने आप को वाटर सिक्योर बनाना चाहते हैं इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमें जो है एक इंटरडिपेंडेंस मॉडल के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, एक हार्मनी गेम बनानी पड़ेगी, ताकि दोनों ही नेबर्स का जो है फायदा हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस को देखना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट नाउ दिस इज नॉट एन ईजी टास्क. It not only requires a good in-depth knowledge of the content but also regular practice. And इसीलिए ये करवाने के लिए we have come up with a political science and international relations का full-fledged course which includes not just content videos. हमारा एक डिटेल शेड्यूल है जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिवली हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर कराया गया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको वीडियोस के अंदर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ यू गाइस रीडिंग 10 बुक्स, वी हैव डन दैट फॉर यू। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वेरियस सोर्सेस से, वेरियस स्कॉलर्स को हमने कोट किया गया है, क्या क्या अपडेट्स उसमें आ सकती हैं उसके बारे में बात की गई है। तो बहुत ही जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेटेड कोर्स है which can really help resolve your PSIR
ऑप्शनल इश्यूज। साथ ही में इसके अंदर रेगुलर आंसर राइटिंग भी है, वी हैव वीकली आंसर राइटिंग ऑल्सो, एंड प्लस आफ्टर एवरी कॉम्पोनेंट वी हैव हाफ लेंथ टेस्ट, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर सिलेबस वी हैव फुल लेंथ टेस्ट। एंड इसी के साथ साथ कॉन्टिन्यूस गाइडेंस एंड मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको इंक्लूड कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द मेंटर। ठीक है, तो मैं जो हूँ आई टीच पॉलिटिकल साइंस, राइट, एंड हमारे पास जो है 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस विद आंसर इवैल्यूएशन एंड एक विदाउट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कोर्स विद आंसर इवैल्यूएशन जो है इज एट ओनली ₹15,000 एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन इज एट ओनली ₹12,000। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, यू कैन ईदर कॉल ऑन दिस गिवन नंबर 1800-890-3043, या फिर आप हमारी साइट sleepyclasses.com पे भी जा सकते हैं, या हम एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। Right, so this is all for today. Hopefully this lecture was of help to you. आपको एक insight मिल गई होगी into various kinds of previous year questions, किस तरह से इनकी nature होती है, किस तरह से इनकी analysis करना ज़रूरी है, and if you feel that this is useful and आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, you can always become a part of our course. Right, thank you and see you in the next lecture.